मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पार्ट 7 का वीडियो तीसरा देखेंगे यानी भाग तीसरा देखेंगे। पहले भाग में हमें परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह देखा था, दूसरे भाग में हमने ऊर्जा का पिरामिड देखा था और अब इस वीडियो में तीसरे वीडियो में हम जैव भू रासायनिक चक्र देखेंगे। जैव भू रासायनिक चक्र को इंग्लिश में बायोजियोकेमिकल कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जैव क्या होता है। जैव मतलब क्या होता है, जितने भी सजीव हैं, वनस्पतियां हैं, प्राणी हैं, वो जैव में आते हैं। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। और रासायनिक चक्र मतलब क्या होता है, जैव और भू रासायनिक चक्र क्या होता है, ये देखेंगे कि सजीवों का या जैविक घटकों का अजैविक घटकों की ओर और अजैविक घटकों का जैविक घटकों की ओर चक्रीय प्रभाव को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब क्या होता है, हवा, पानी, तापमान, ये सब अजैविक घटकों में आता है। अब बच्चों, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, लेकिन जो पोषक द्रव्यों का प्रवाह है वो चक्रीय होता है। तो बच्चों, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जिसको वनस्पति क्या करती है, सूर्य की वनस्पतियों का यानी उत्पादक का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य की ऊर्जा है। तो उस समय जो सूर्य की ऊर्जा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वापस वो रिटर्न सूर्य को नहीं जाती है। लेकिन जो पोषक द्रव्य है, वो पोषक जो द्रव्य है वो उसका जो है बच्चों चक्रीय प्रवाह होता रहता है, वो वापस आती है लौटकर। कैसे? जब वनस्पतियों को प्राथमिक भक्षक खाते हैं और प्राथमिक भक्षक को द्वितीय खाते हैं, द्वितीय को तृतीय और तृतीय को सर्वोच्च, और सर्वोच्च को फफूंदी और किण्वके द्वारा क्या होता है, उसका विघटन होता है और वापस फिर वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ पर लौटाई जाती है, वनस्पतियों को लौटाई जाती है। तो ये जो है चक्रीय प्रवाह जो है चलता रहता है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है। अब उसके बाद प्रत्येक सजीव की वृद्धि के लिए विभिन्न पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। तो हमें पता है, जैसे वनस्पतियों को सूर्य की ऊर्जा की और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की, प्राथमिक भक्षक क्या खाते हैं, वनस्पतियों को खाते हैं, ठीक है। और द्वितीय भक्षक यानी मांसाहारी, वो किसको खाते हैं, शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। सर्वोच्च भक्षक होते हैं वो मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्राणियों, इस प्रकार इनको क्या होती है, पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। अब दी गई आकृति का निरीक्षण करिए। अब बच्चों, इस आकृति में जल आवरण और वातावरण में अंतर क्रिया दिखाई है। तो सूर्य के कारण जो है समुद्र के जल की वाफ होती है और वाफ का रूपांतरण बादल में होता है, और जब वातावरण का तापमान ठंडा होता है तो उसका रूपांतरण बारिश में होता है। जो ये अंतर क्रियाएं चलती रहती हैं जल आवरण और वातावरण के बीच। अब उसके बाद वातावरण और पर्यावरण में अंतर क्रियाएं। अब देखो, जो वनस्पतियां हैं क्या करती हैं, सूर्य की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर खुद का क्या करती है, भोजन तैयार करती है और ऑक्सीजन वातावरण में क्या करती है, छोड़ती रहती है। तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया, ये अंतर क्रिया भी निरंतर चलती रहती है। उसके बाद है जल आवरण, वातावरण और पर्यावरण और शीलावरण, इनकी जीवावरण से होने वाली अंतर क्रियाएं। तो जो बच्चों वनस्पतियां हैं, जिस समय सूर्य की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ठीक उसी समय वो क्या करती है, जमीन से पानी और पोषक द्रव्यों को ग्रहण कर कर क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, वातावरण में छोड़ती है। तो ये प्रक्रियाएं जो है बच्चों वातावरण में निरंतर चलती रहती हैं और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीव आवरण में होने वाली अंतर क्रियाएं। उसके बाद अब देखेंगे आगे कि सजीवों की वृद्धि के लिए, जितने भी सजीव होते हैं इनकी वृद्धि के लिए पोषक द्रव्य जो होते हैं वो अजैविक घटकों का जैविक घटकों में और जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतर होता है। तो अजैविक घटक मैंने आपको जैसे बताया, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैविक घटक है, सूर्य का प्रकाश। तो इन अजैविक घटकों का जैविक घटकों में रूपांतरण होता है और उसके बाद जब जैविक घटक क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसका रूपांतर क्या होता है, अजैविक घटकों में होता है। तो ये क्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। अब शिलावरण
और वातावरण और जल आवरण से मिलने कर बने जीव आवरण के माध्यम से यह प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया में सजीव, जैविक मतलब सजीव, भूस्त्रीय मतलब जमीन और रासायनिक पोषक द्रव्यों का चक्रीय भवन क्या होता है, चलता रहता है। मतलब सजीवों से हवा, पानी, मिट्टी की और हवा, पानी, मिट्टी की ओर से सजीवी की ओर ये जो प्रवाह है वो बच्चों निरंतर चलता रहता है। और यह परितंत्र ऊर्जा वहन स्तर पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब उसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के दो प्रकार होते हैं, वायु चक्र और अवसादन चक्र। वायु चक्र से समझ में आ रहा है कि ये जो है वायुमंडल में पाया जाता है, और अवसादन से मतलब ये जमीन के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों देखते हैं, प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। यानी कि जो घटक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं, ये वायुमंडल में होते हैं और गैस के रूप में होते हैं। जैसे कौन कौन से गैस के रूप में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप, ये सभी जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं। उसके बाद अवसादन भूचक्र देखते हैं। इनमें जो अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह है वो पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर अवसाद व ये चट्टानों में पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के जमीन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी जो है जमीन के घटक पाए जाते हैं। और सजीवों के लिए ये दोनों ही यानी कि वायु चक्र और अवसादन चक्र उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक घटक है। उसके बाद देखते हैं आगे, वायु चक्र की गति जो है बच्चों अवसादन चक्र से अधिक होती है। अब वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से क्यों होती है, क्योंकि वायु चक्र में जितने भी घटक पाए जाते हैं वो गैस के रूप में होते हैं, इसलिए इनकी गति अवसादन चक्र से होती है। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है कि किसी भाग में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो तो वो वायु के साथ क्या हो जाता है, तुरंत फैल जाता है और उसके बाद वनस्पतियां क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन और मानवीय क्रियाओं को का चक्र की गति, तीव्रता और संतुलन पर गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए चक्रों के विविध घटकों के अध्ययन पर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं आगे का, कार्बन चक्र है आगे। तो कार्बन चक्र बच्चों, कार्बन को चक्र को इंग्लिश में कार्बन साइकिल कहते हैं। तो कार्बन ये चक्र पढ़ने से पहले हम कार्बन चक्र की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो कार्बन चक्र की परिभाषा क्या है कि कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक, वायुमंडल से सजीवों तक, और जब सजीव की मृत्यु हो जाती है तो पुनः वो वायुमंडल की ओर क्या हो जाता है, अभिसृत हो जाता है और पुनः चक्रीकरण को हम क्या बोलते हैं, कार्बन चक्र कहते हैं। कैसे देखो, जब क्या होता है, जैसे वही है हर किसी में, हमें क्या देखना है, जैसे कि उत्पादक यानी वनस्पतियां क्या करती है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर कर वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है। तो इन वनस्पतियों कौन खाता है, प्राथमिक भक्षक को द्वितीय भक्षक और द्वितीय भक्षक को तृतीय भक्षक को सर्वोच्च भक्षक। और अंत में जब सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उसका विघटक फफूंदी और कृमि के द्वारा होता है। और उसके बाद फिर दोबारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की निर्मित होती है, वह वातावरण में जाती है और वातावरण में से फिर वनस्पतियों द्वारा क्या की जाती है, अवशोषित की जाती है। और ये चक्र जो है निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है। अब उसके बाद इस चक्र को देख लेते हैं। जैसे बच्चों इस चक्र में हमें दिखा रखा है कि जो वनस्पतियों का जो मुख्य स्रोत है सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है, तो सूर्य की उपस्थिति में वनस्पतियां क्या करती हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर कर खुद का क्या करती है, कार्बोस तैयार करती है और वातावरण में ऑक्सीजन गैस को छोड़ती है। तब उस समय यहाँ पर एक प्राणी दिखा रखा है, ये शाकाहारी प्राणी है। इस शाकाहारी प्राणी क्या करता है, वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और क्या करता है, हरी वनस्पतियों को भी खाता हुआ दिख रहा है हमें। तो ये क्या करता है, जब इस शाकाहारी प्राणी को द्वितीय भक्षक यानी मांसाहारी प्राणी खाते हैं, और जब इस मांसाहारी प्राणी को कौन खाता है, सर्वोच्च भक्षक खाता है। तो सर्वोच्च भक्षक खाने के बाद जब उसकी किसी कारण क्या होती है, सर्वोच्च भक्षक की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसमें से उसका विघटन जो है फफूंदी और कृमि के द्वारा होता है। और फफूंदी और कृमि के द्वारा होने के बाद फिर से वो कार्बन जो डाइऑक्साइड है वातावरण में क्या करती है, दोबारा छोड़ी जाती है। तो उस समय बच्चों
ये वनस्पति क्या करती है, प्राणियों के मरने के बाद छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का और यहाँ पर कारखानों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करती है, वनस्पतियां क्या करती हैं, श्वसन में क्या करती है, उपयोग करती है। और यह प्रक्रिया क्या होती है, ये चक्र जो है निरंतर बच्चों चलता रहता है। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतर कार्बोज में करती है और प्रथिन और वसायुक्त जैसे कार्बनिक पदार्थ भी तैयार करती है। शाकाहारी प्राणी हरी वनस्पतियां खाते हैं और शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं। जैविक कार्बन का संकुल वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक और शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी से सर्वोच्च भक्षक प्राणियों की ओर होता है। और अंत में जब किसी कारणवश जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है बच्चों, उन भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी से विघटक द्वारा विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः वातावरण में मिश्रित की जाती है और ये गैस जब वायुमंडल में मिक्स हो जाती है फिर से उपयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार एक सजीव से दूसरे सजीव तक कार्बन का वितरण चलता रहता है। सजीवों की मृत्यु के पश्चात कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनः सजीवों के पास आता है। जैसे कि यहाँ पर बच्चों हमें समीकरण दिखा रखी है, समीकरण में देखते हैं कार्बन चक्र की प्रमुख जैव अभिक्रियाएं। तो जो वनस्पतियां होती है, जो सजीव होती है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, उनमें जो क्लोरोफिल यानी हरी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वातावरण से, कौन सी पत्तियां बच्चों, हरित वनस्पतियां, हरित पत्तियां, वो क्या करती है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पानी को ग्रहण करके क्या करती है, खुद का कार्बोज यानी कि C6H12O6 तैयार करती है और वातावरण में क्या करती है, ऑक्सीजन गैस को छोड़ देती है। उस समय क्या होता है, जो इसका जो कार्बोज जो तैयार हुआ है, ये कार्बोज क्या करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर तंतु कणिका के अंदर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ता है और उसके बाद उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके बाद आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।